Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12 का इलस्ट्रेटेड चैप्टर्स में कुछ आगे मूव करेंगे, जिसमें पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी प्रोसेस में हम लोग आज जो नया सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है, इस सिलेबस में ये जो 3 पोर्शंस हैं इनको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को डिस्कस करेंगे, और समय बचेगा तो फिर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट है, इसमें ये वो चीज़ें हैं जिनको आज हम लोग एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया आपका, डाइपोल का मतलब जिसके 2 पोल्स हो, और इलेक्ट्रिक का मतलब जहां पर चार्ज। तो ऐसे 2 चार्ज जो आपस में अपोजिट पोल के हों और जब बहुत पास पास रखे गए हों, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई 2 चार्जेस हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। इन दोनों चार्जेस का आपस में इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है यदि वो एक डाइपोल बनाना चाहते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस भी जो होगी वो ही बहुत स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग एल भी कह सकते हैं, लेकिन 2L इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार हमको इनके बाइसेक्टर करके इनकी हाफ लेंथ को लेना पड़ता है, इसलिए हाफ लेंथ को 2L लेंगे तो हाफ लेंथ हो जाएगी L, यानी फ्रैक्शन में आंसर L/2 नहीं आएगा। इसी वजह से हम इनकी बीच की लेंथ जो है 2L मान लेते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप सिंपल L भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके फॉर्मूले में या वैल्यूज में जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो हाफ वैल्यू होगी वो L/2 के फॉर्म में आएगी। उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग 2L लेते हैं कि कहीं पर हाफ करना हो तो वो हाफ लेंथ आपकी कितनी हो जाए, L हो जाए, फ्रैक्शन में ना। ठीक है, थोड़ा ईजी रहता है कैलकुलेशन। तो इस तरह से कोई 2 चार्जेस अपोजिट एंड इक्वल, if they are placed at very small distance, then they form a system which is known as electric dipole। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज कैसे हो, अपोजिट इन नेचर हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, और कैसे रखे हो, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हो। नेक्स्ट जो वर्ड आता है यहाँ पर वो एक्सेस ऑफ डाइपोल। यहाँ पर जो एक लाइन आप देख रहे हैं, जो लाइन इन चार्जेस को मिलाते हुए होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन का जो बाइसेक्ट करती है लाइन, उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये लाइन इन 2 चार्जेस के बीच को डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और ये आपका हो गया एक्सेस ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज का आप मोमेंट निकालना चाह रहे हो उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मास का मोमेंट तो मास इंटू आर, फोर्स का मोमेंट तो फोर्स इंटू आर। ठीक है, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर क्रॉस एफ या आर इंटू एम। तो इस तरह से किसी का भी मोमेंट निकालना होता है तो आपको किसी एक्सेस के अबाउट उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यानी इसमें किसी एक चार्ज की वैल्यू और उनके बीच के डिस्टेंस के यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लोग लेटर P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग ए मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, किसी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लाई होने के। तो इस तरह से Q इंटू 2L हो गया। यदि ये लेंथ आपने L मानी होती तो Q इंटू L हो जाता। तो इसलिए कई जगहों पर L लेंथ मानी जाती है तो वहां पर फॉर्मूले में Q इंटू L लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 2L मानी है इसलिए फॉर्मूले में भी हमने Q इंटू 2L लिखा हुआ है। तो जब कभी भी इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि 2L जो है ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो चार्जेस के बीच की है, ना कि लेंथ का डबल है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई भी एक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, उनका मैग्नीट्यूड और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब यूनिट यहां पर क्या हो जाएगी, देखिए चार्ज तो कूलाम है और आपका लेंथ मीटर में होता है, तो कूलाम मीटर, तो इसकी यूनिट आप यहां लिख सकते हैं
कूलाम मीटर, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट वो हो जाएगा कूलाम मीटर। और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है आप देखिए वेक्टर साइन बना हुआ है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो आप देखिए चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, अब बचता है केवल लेंथ। अब लेंथ यदि वेक्टर है तो उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्वांटिटी आपकी वेक्टर बन जाएगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वो क्वांटिटी वेक्टर ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह से स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया आपके इस वेक्टर में, तो जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, वेक्टर आएगी, और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो यहाँ पर आपने वेक्टर डायरेक्शन यूज़ की है। और वो किसकी यूज़ की है, वो आपने लेंथ की यूज़ की है, और इस लेंथ की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर कंसीडर की जाती है। तो इस प्रकार से आपकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जान ली। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑफ एन एक्सेस ऑफ डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर आप ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल और लिख दें, ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल की वजह से उसके एक्सेस पे किसी पॉइंट पर कोई, किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेंगे और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। अब जैसे ये आपका डाइपोल ले लिया, तो डाइपोल में दो इक्वल चार्जेस होते हैं अपोजिट, और उनके बीच की कोई डिस्टेंस होती है 2l जो बहुत स्मॉल होती है। अब इनकी एक्सेस, ये इनकी एक्सेस हो गई, इस एक्सेस पर कोई हम पॉइंट लेंगे जहां पर हमको इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो सपोज कोई पॉइंट हमने लिया P, ठीक है, कहां पर लिया, इस एक्सेस पे लिया। अब इस पॉइंट की कोई डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करें, यहां से मेजर करें कि यहां से मेजर करें, तो बेटर होगा कि हमने इसको कहां से मेजर कर दिया, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है इन दोनों के सेंटर से यानी बाइसेक्टर से हमने मेजर कर दी। और क्या कहा कि इनके बाइसेक्टर से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। तो दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आपका निकल आएगा। तो हम देखते हैं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये प्लस का चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अवे टू पॉइंट होगा यानी E प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से किधर होगा, टूवर्ड्स होगा, चूंकि ये नेगेटिव का चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो EQ हो जाएगा। तो ये दो फील्ड आपके यहाँ पर लग रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के रिजल्टेंट सम से निकलेगा, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ऐड करते समय हम वेक्टर लॉज को फॉलो करेंगे या डायरेक्शंस को ध्यान में रखकर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जो E प्लस क्यू है यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, तो किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4π0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू, और वो E प्लस क्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है 1/4π0 डिस्टेंस Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यानी यहां पर हो जाएगा 1/4π0 चार्ज और चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां तक तो r है, ये l हो गई इसका हाफ, तो यहां से यहां तक की कितनी बचेगी, ये आपकी बच जाएगी r माइनस एल, क्योंकि ये l पोर्शन इधर r से कम हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल, तो इसलिए स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r माइनस एल का स्क्वायर। अब ये प्लस चार्ज है तो आप डायरेक्शन लिख देंगे अवे टू डाइपोल। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप निकालेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा 1/4π0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां तक तो r है और l और जुड़ जाएगा, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी r और प्लस ये l और जुड़ जाएगा, तो r प्लस एल स्क्वायर। अब ये निगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द डाइपोल रहेगी। इस तरह से दोनों फील्ड्स हमने निकाल ली, और ये भी देख लिया
कि दोनों फील्ड अलोंग द सेम लाइन है और आपस में अपोजिट हैं। तो जब वेक्टर्स आपस में अपोजिट होते हैं और सेम लाइन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सिंपली वेक्टर मेथड से जब ऐड करेंगे तो डायरेक्शन पुट करने पर वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर वो वेक्टर सम होगी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू रख देंगे और विथ साइन रखेंगे। तो एक डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को आप अपने आप नेगेटिव को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E प्लस क्यू वैल्यू रख दी, और क्योंकि E माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए उसको माइनस का रख दिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और किसी दूसरी डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, इसीलिए यहाँ E माइनस क्यू को नेगेटिव रख दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो चीज़ें कॉमन लेने की हैं वो कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों में ही चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम था, कांस्टेंट वैल्यू सेम थी, तो ये आपने Q/4π0 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 1/r माइनस एल स्क्वायर, फिर आपका ये माइनस, फिर 1/r प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। यदि आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा r प्लस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और r माइनस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा। तो इस तरफ देखिए r प्लस एल स्क्वायर आ गया ये, और इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस r माइनस एल स्क्वायर आ गया। इसको नेक्स्ट और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया आपने, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ माइनस 2ab था, और बीच में आपका माइनस साइन आपने लगा दिया। अपॉन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर भी यदि हम ऊपर के पावर्स को इग्नोर करें जो कि आपस में इक्वल है यहाँ पर, तो अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि पावर 2 है तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो इस तरह से आर स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर आप देखेंगे माइनस को ओपन करिए तो आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और 2rl प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2rl, इस माइनस और माइनस के मिलने से ये भी 2rl प्लस का हो गया, दोनों 2rl जुड़ के 4rl हो जाएंगे। तो इस तरह से नया जो आ जाएगा आपका ऊपर की वैल्यू Q4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी नीचे था उसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन हम रखते हैं, वो ये क्योंकि हमारी जो लेंथ होती है, जो हमने लेंथ यूज की है, ये लेंथ बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होती है, तभी हमारा कोई डायपोल एग्जिस्ट करता है। जब ये डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगी तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो आप चूज करोगे उसकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ी होगी। यानी जो L है आपका, जो L है वो R के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा। तो जब L बहुत छोटा होगा तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा कर देता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, यानी और छोटा हो जाएगा स्क्वायर होने पे। तो L जब बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो R स्क्वायर के कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो जो है L स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जब आप L स्क्वायर नेग्लिजिबल करोगे तो L तो गायब हो गया, यहाँ R स्क्वायर था, ये पावर 2 थी तो R टू पावर 4 आ गया। तो इस तरह से आपका जो नया रिलेशन बन गया 4RL अपॉन R टू द पावर 4 हो गया। देखिए जो अप्रोक्सीमेशन करके नेग्लिजिबल करते हैं वैल्यूज को, वो हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के दौरान ही करते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए में 10 पैसे जोड़ना या 10 पैसे घटाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप मल्टीप्लाई किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर आप कभी भी नेग्लिजिबल वैल्यू को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए L ऊपर मल्टीप्लाई है उसको नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है तो वहां पर आप इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू में किसी छोटी वैल्यू को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई चेंज नहीं आता। सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन हमने इसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया।
और ये इस तरह से आ गया। अब स्मॉल r से एक r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका r क्यूब नीचे आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वही सेम लास्ट वाला हमने कॉपी कर लिया। फिर आपने देखा एक r टू द पावर 4 है और ये r है, तो r से r टू द पावर 4 कैंसिल किया तो r क्यूब आ गया। अब यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन क्या है? रिप्लेसमेंट हो जाएगा कि ये क्यू अपॉन 4πε0 4l अपॉन r क्यूब था, तो यहाँ पर इस क्यू को इसके साथ लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है क्यू 4l, तो हमने इस तरफ लिख लिया। तो 1 अपॉन 4πε0 4ql अपॉन r क्यूब। अब 4ql को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू 2ql होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है 2ql। तो यहाँ पर 4ql यानी ये हो गया 2p। तो नेक्स्ट हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 और 4ql को हम क्या लिख देंगे? 2p लिख देंगे, तो 2p अपॉन r क्यूब। तो ये आपका एक तरह से फाइनली रिलेशन आ गया कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्स एक्सिस अवे टू डाइपोल, क्योंकि आपकी कौन सी फील्ड यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव थी? वो फील्ड आपकी जो पॉजिटिव चार्ज थी, अवे टू डाइपोल थी, वो ज्यादा थी। उसी में से आपकी निगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो गई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो हमेशा किधर की बची? डाइपोल से अवे, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपकी बची। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द E एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल बोर्ड। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या मतलब क्या होता है कि जब हम कोई डायपोल लेते हैं, जैसे यहां पर हमने कोई डायपोल लिया, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनकी जो बाइसेक्टर होती है उस बाइसेक्टर पे जब कोई पॉइंट चूज करेंगे तो वो जो पॉइंट कहलाएगा वो उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहा जाएगा। जैसे ये इसका बाइसेक्टर हो गया, आपकी जो डाइपोल एक्सिस थी उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन आपको बताई गई थी, यानी बाइसेक्ट करते हुए इसके डिस्टेंस को बीचों बीच बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन है ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। और इस लाइन पे कोई पॉइंट हमने चूज किया है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो जैसा कि पिछले केसेस में हमने किया था कि किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो दोनों ही चार्जेस की वजह से होती है। तो यहाँ पर भी इस चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो अब उनको हम लोग निकालेंगे और फिर उनको हम वेक्टर मेथड से सम करेंगे, जिससे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पॉइंट P पर आ जाएगी। तो अब देखते हैं, तो सपोज आपका पॉइंट है, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस q चार्ज की वजह से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलावा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे टुवर्ड द स्ट्रेट लाइन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। और वो जो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको हमेशा चार्ज से उस पॉइंट P को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है, उसी के अलावा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगी? वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में होगी E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, वो इसकी तरफ होगी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, वो क्या होगी? E माइनस क्यू होगी, वो भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। इस तरह से ये दो फील्ड्स हमको निकल कर आ गई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर क्या होगी? इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, यानी इन वैल्यूज को सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनको हमको वेक्टर मेथड से ही ऐड करना है। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगी। अब वेक्टर सम को कैसे करते हैं? या तो हम उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं या फिर उनको IJK के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे उनको ऐड करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसके पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, यानी प्लस P पर P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, पहले वो निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखिए ये स्मॉल r है, ये पूरी 2l है,
तो ये कितनी हो गई, ये हाफ एल हो गई, तो ये आर हो गई, ये एल हो गई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये हो गई एल, ठीक है, ये आर ये एल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ आपकी एल है। इसी तरह से यहां से यहाँ की लेंथ भी आपकी एल हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमको फॉर्मूला है हमारा 1/4 पाई साइन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज हमारा यहाँ है, पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस क्या हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही हम आपका ई माइनस क्यू निकाल दें, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बस चार्ज होगा क्यू और डिस्टेंस होगी ये, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ये डिस्टेंस भी इतनी ही होगी, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन रहा हुआ है। तो इस तरह से इधर की डिस्टेंस भी इतनी है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई साइन नॉट चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ भी डिस्टेंस रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों में सेम है, जो डिस्टेंस आपकी ये होगी वही डिस्टेंस आपकी ये होगी। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ गई पी पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी डायरेक्शन आपकी इसके तरफ है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी डायरेक्शन आपकी अवे है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए या तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या बिल्कुल अपोजिट हो, तभी उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये यदि कोई एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी आपका थीटा हुआ, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये थीटा ये दोनों थीटा हैं, ठीक है। अब ये थीटा है, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपका एक ही लाइन पर दो पैरेलल लाइन के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो ये एंगल थीटा है, और इसी लाइन के पैरेलल आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है सेम लाइन पर, तो यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इस एंगल के साथ और एंगल के सामने के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और वो क्या हो जाएंगे, इस वेक्टर का इस तरफ की ओर कंपोनेंट होगा ई क्यू साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ई क्यू कॉस थीटा, ठीक। इस तरीके से इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक ई क्यू साइन थीटा और एक ई क्यू कॉस थीटा। यानी अब ये हमने बीच वाला पोर्शन गायब कर सकते हैं। अब केवल कौन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बची, केवल ये बची है और ये, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट हैं। ऐसे ही हम ई माइनस क्यू का निकाल सकते हैं। तो ई माइनस क्यू को निकालने के लिए भी आपको एंगल पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए, क्योंकि ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए। ये पैरेलल लाइन है और ये आपकी सेम एक लाइन है, तो एक लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल बना रही है वो क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये आपका ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, इस तरह से ये एंगल भी थीटा है। तो अब इस ई माइनस क्यू के यदि आप कंपोनेंट निकालना चाहें तो एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, थीटा के सामने वाला वर्टिकल, तो वो हो जाएगा ई क्यू साइन थीटा, और आपका एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो इस फील्ड के भी आपके दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि ये वेक्टर डाउन की ओर है तो इसका कंपोनेंट भी डाउन की ओर होगा, और एक वेक्टर आपका इस तरफ की ओर होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए ई क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा में थीटा सेम है तो साइन थीटा भी सेम हो गए, और ई क्यू और ई माइनस क्यू की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो भी आपस में सेम है। तो वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वर्टिकल वाली चीजें। तो वर्टिकल वाली तो आपको कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले सेम डायरेक्शन में दोनों, तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आएगी वो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करने पे आएगी। अब ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, कॉस थीटा इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। या आप चाहें तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस थीटा तो दोनों में
सेम है और ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू की वैल्यू भी सेम है, इसलिए दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों ही वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसलिए दोनों वैल्यू को सेम ले दिया और सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए ऐड भी हो गई। तो यहाँ पर आप इस तरह से E इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम सेम दो जुड़ रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब बेस का मतलब L, हाइपोटेन्यूज का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कॉस थीटा की जगह पर, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो सपोज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स है, ये अंडर रूट एक्स है, तो x इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, एक्स की पावर 3/2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम r प्लस एल स्क्वायर को x मान लें तो ये क्या हो गया, ये अंडर रूट एक्स हो गया, तो इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स की पावर 1/2 और वो हो जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है। यानी अब आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर क्या लिख सकते हो, इन दोनों जगह 3/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर क्या हो गया, 3/2। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पॉइंट P पर। अब थोड़ा सा जो इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं, क्या कि जो L है आपका, ये जो L है ये इस R के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, क्योंकि डाइपोल में हमेशा दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी ही ली जाती है, इसलिए जो L की वैल्यू है R के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो आपका L स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब L स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से जो नेट फॉर्मूला आ गया आपका नेग्लिजिबल होने की वजह से वो आ गया R स्क्वायर की पावर 3/2 और नेक्स्ट हो गया R क्यूब, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो 2QL है उसकी जगह आपने P रख दिया, क्योंकि डायपोल मोमेंट कितना होता है, P होता है, तो 2QL की जगह P आ गया। तो ये हो गया आपका 1/4 पाई साइन नॉट, 2QL की जगह लिख दिया P और ये आपकी पावर 2 कैंसिल हो गई तो आपका आ गया R क्यूब। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला E का आ गया वो आ गया 1/4 पाई साइन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो दोनों वेक्टर्स थे उनकी डायरेक्शन किधर थी, माइनस नेगेटिव चार्ज की तरफ थी, पैरेलल टू x, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से निकला है, एक आपने x एक्सिस पे निकाला यानी डायपोल की एक्सिस पे, और एक आपने इक्वेटोरियल एक्सिस पे किसी पॉइंट पर निकाला, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस डायपोल पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज कोई आपका डायपोल है जो आपको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू होते हैं, दो चार्जेस जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस 12 ली है, इनका डायपोल मोमेंट आपको पता ही है वो P है, Q इंटू 12, और जिसकी डायरेक्शन किधर होती है आपकी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तरफ होती है। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी भी पता हो चुकी। अब इस डायपोल को हम कहाँ रख रहे हैं, इस डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो जैसे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में और इक्वी डिस्टेंस लाइन रख करके हम यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है और इसमें हम किसी डायपोल को रखना चाहते हैं। अब जैसे ही किसी डायपोल को रखेंगे तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पे फोर्स लगने लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला आपको यदि याद हो तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया QE, यानी कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। तो यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी सपोज ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है, कोई ना कोई एंगल तो ये बना ही रहा होगा आपकी एक्सेस के साथ में। कौन एंगल बना रहा है, जो इसका डायपोल मोमेंट है। इसका डायपोल मोमेंट किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा उस समय जो इसकी एक्सेस थी
वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एंगल थीटा बना रही थी। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू पर फोर्सेस क्या लग रहे हैं उनको अब देखेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फॉर्मूला तो वही होगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पर इस पर अपोजिट लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि दो इक्वल फोर्सेज हैं QE, इक्वल एंड अपोजिट, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी आपका अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है। तो जब कभी भी दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट हों और आपस में पैरेलल हों, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे हों, तो वो जिस बॉडी पे लगते हैं उस बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसको इस तरह से रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो हमें इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये एंगल थीटा बना रहा है इस समय इस पर टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क यहाँ पर कपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो कपल फोर्सेस की वजह से जब भी टॉर्क बनता है या मोमेंट ऑफ कपल बनता है तो क्या करते हैं, फोर्स कोई भी एक ले लेते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, उसका मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो आपको टॉर्क निकल आता है। तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से, नॉट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग, सो नेट फोर्स तो जीरो है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए डाइपोल पर दो फोर्सेज लग रहे हैं अपोजिट, तो नेट फोर्स तो इसका जीरो है, लेकिन चूंकि फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो वो एक दूसरे को रोटेट करने में हेल्प करेंगे, उस डाइपोल को रोटेट करने में हेल्प करेंगे। तो डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, लीनियरली मोशन नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स उस पर जीरो है, लेकिन वहां पर टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए वो रोटेट जरूर करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन आपका फोर्सेज जो है अपोजिट और पैरेलल हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, तो वो एक टॉर्क जनरेट करेंगे। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का वैल्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। तो सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई इस वाले फोर्स की, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई इस वाले फोर्स की, और इनकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो गई दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस, जिसको हमको रखना है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनके बीच का टॉर्क निकल आएगा। तो इस तरह से ये आपकी टोटल लेंथ थी 12, इनकी लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस बन रही है वो ये वाली बन रही है, ये एंगल थीटा है यानी ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसका जो सामने वाला जो लेंथ है इसकी सामने वाली वैल्यू क्या होगी, ये 12 है, एंगल थीटा बन रहा है तो ये सामने क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेक्टर के एंगल के सामने वाली चीज हमेशा साइन थीटा में होती है। तो 12 एंगल थीटा, तो सामने वाली जो लाइन बनेगी ये पूरी जो लाइन की लेंथ है ये हो जाएगी 12 साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 12 कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस चाहिए थी, फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस नहीं है। हमको यहाँ पर जो डिस्टेंस रखनी होती है वो क्या रखनी होती, फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की डिस्टेंस रखनी होती है। तो इसलिए वो है ये डिस्टेंस होगी, और इस डिस्टेंस को हम डाइपोल की डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एंगल पता है। तो ये सामने वाली वैल्यू हो जाएगी 12 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये आपका ये वाला एंगल भी थीटा बन रहा होगा ऐसे। ठीक, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल क्या होता है हमेशा एक होता है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ये एंगल भी थीटा है कि डाइपोल थीटा एंगल से रखा हुआ है। ये 12 है तो थीटा के सामने वाला हो गया 12 साइन थीटा। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फोर्स में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। तो QE, बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 12 साइन थीटा। इस तरह से आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया QE इंटू 12 साइन थीटा। देखिए 12 और Q को मिला दीजिए, 12 और Q के यदि आप मिला देंगे, Q और 12, तो ये क्या बन गया, P बन गया, क्योंकि P का फॉर्मूला आपने ऊपर देखिए लिखा हुआ है
P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L है। तो Q इंटू 2L की जगह P लिख दिया, बचा क्या है E और साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ गया P इंटू साइन थीटा। और जब कभी भी इस तरह से फॉर्मूला होता है जिसमें साइन थीटा आ रहा हो, उसको हम क्रॉस वेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि P भी वेक्टर क्वांटिटी है पर E भी वेक्टर क्वांटिटी है। किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई में यदि साइन आ रहा हो तो हम कहते हैं A क्रॉस B है, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ PE साइन थीटा है, इसका मतलब ये P क्रॉस E है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये P क्रॉस E है कि E क्रॉस P है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि AB साइन थीटा है तो इसको A क्रॉस B साइन थीटा भी लिख सकते हैं और B क्रॉस A साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जब तक कि हमको डायरेक्शन उसकी ना पता हो। तो यहाँ पर भी हमको देखना पड़ेगा कि जो टॉर्क है उसकी सही डायरेक्शन किधर से मिलती है, P क्रॉस E से मिलती है कि E क्रॉस P से मिलती है। क्योंकि यहाँ पर PE साइन थीटा जो आपको लिखा हुआ है, जो PE साइन थीटा है, इस PE साइन थीटा को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, P क्रॉस E भी लिख सकते हैं और E क्रॉस P भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही ओपन करेंगे तो आपका PE साइन थीटा आएगा। तो इसमें से कौन सा सही है उसके लिए हमें चेक करना होता है कि वास्तव में P क्रॉस E और E क्रॉस P इन दोनों में से कौन सा हमको सही आंसर, सही डायरेक्शन दे रहा है। जो सही डायरेक्शन दे रहा होगा वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, P क्रॉस E बनेगा या E क्रॉस P बनेगा। ये तो हमको पता है कि P क्रॉस E होता है, इसलिए हमने लिख लिया। लेकिन यदि हम चेक करना चाहें तो हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। हमने ये कर्ल रूल पढ़ा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट में कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यदि P से E की ओर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की वो किधर होगी, ऊपर की ओर। यदि कर्ल की डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, ठीक है। और दूसरा, यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो भी वो ऊपर की ओर होती है, क्लॉकवाइज होता है तो वो डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका P बन गया, इस तरफ की ओर P हो जाएगा। यदि हम यहाँ ड्रा कर दें, ये हो गया आपका P वेक्टर P और ये आपका हो गया है E वेक्टर E और ये एंगल है थीटा। अब देखिए फॉर्मूले में यदि हम P क्रॉस E को सही माने तो ये P है, ये E है, तो P से E इस तरफ की ओर आएंगे तो क्या हमारा जो डाइपोल है वो क्या उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जिस डायरेक्शन में आप P से E की ओर आ रहे हैं। तो आप P से E की इस तरफ आ रहे हैं, P से E, और आप देखेंगे इन फोर्सेस की वजह से भी जो आपका डाइपोल घूम रहा है वो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए P क्रॉस E वाला ही वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। E क्रॉस P का मतलब होगा E से P की ओर जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर डाइपोल जो है आपका इस तरफ की ओर घूम रहा है E से P की ओर जाने की ओर? तो नहीं, E से P की तरफ जाने की ओर डाइपोल आपका नहीं रोटेट कर रहा है, डाइपोल आपका P से E, ये आपका P है और ये आपका E है, तो P से E की तरफ, क्योंकि हम जो फोर्स लग रहे हैं वो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी P क्रॉस E की डायरेक्शन में आपका टॉर्क लग रहा है, इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E ही रहेगा, E क्रॉस P नहीं रहेगा। अब डायरेक्शन की ये आपका फॉर्मूला ही पता है जो वेक्टर मेथड में है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो A क्रॉस B, A से B की ओर जा रहे हैं, जब A क्रॉस B जा रहे हो तो इस तरह से उसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरीके से P क्रॉस E आ रहे हैं तो यहाँ पर P से E की ओर आ रहे हैं, तो जो टॉर्क बन रहा है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी, ठीक है। यदि ऐसे बन रहा हो इस तरीके से, जैसे ये बन रहा है ना, आपको कर्ल दिखाई दे रहा होगा, ये तो थंब अंदर की ओर जा रहा है तो P से E की ओर आ रहा है, P से E की ओर आ रहा है, तो जो आपका डायरेक्शन बन रहा है वो अंदर की बन रहा है, यानी जो टॉर्क इस पे बन रहा है वो अंदर की ओर बन रहा है। वैसे भी ये क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज अंदर की ओर होता है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो आपका बाहर की ओर होता, इस तरफ की ओर, आपके बाहर की तरफ, ठीक। तो ये आपका टॉर्क की डायरेक्शन के हिसाब से P क्रॉस E हो गया, और डायरेक्शन निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये आप चीजें नोट कर लेंगे और आप उसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे और उसको बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो हमारा जो ये पोर्शन था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम में जो आपका सिलेबस है वो ये आपका सिलेबस है। तो इसमें जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जितना आज हो सकेगा उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, गॉस लॉ से पहले हमको एक फ्लक्स वर्ड यूज करना होता है, उसको हमें समझना जरूरी है। फ्लक्स का मतलब क्या है?
तो फ्लक्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई चीज कितने अमाउंट में उससे निकल रही है, उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मनी का भी फ्लक्स होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लक्स होता है, लिक्विड का फ्लक्स होता है, वेलोसिटी फ्लक्स होता है। तो इस तरह से जो फ्लक्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना टोटल अमाउंट किसी भी चीज का वापस निकल रहा, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर फील्ड जितनी भी बाहर आपकी निकल रही किसी पर्टिकुलर एरिया से, उस टोटल अमाउंट को हम कहते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स के लिए कोई एग्जांपल लें, तो जैसे ये पाइप लें और पाइप से वाटर निकल रहा है, तो यहाँ पर वाटर की वेलोसिटी होगी, तो वो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका लिक्विड एक वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है। तो किसी पर यूनिट टाइम पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस पाइप से बाहर निकल रहा है, वो एक तरह से वाटर फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से कोई भी चीज कितनी उससे बाहर निकल रही है, उस अमाउंट को हम कहते हैं फ्लक्स। जैसे यहां पर वाटर फ्लक्स है, तो डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड थ्रू ए सरफेस इज द अमाउंट ऑफ वॉट एवर द वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट विच पासेस थ्रू ए सरफेस। जैसे यहां पर क्या निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और वाटर की वेक्टर फील्ड क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी से, वाटर की वेलोसिटी से जो कि वेक्टर फील्ड हो गई, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई करें ए इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो इस तरह से एरिया इंटू आपका वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका निकल आ रहा है, कितना वॉल्यूम उसका पास हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से द फ्लक्स ऑफ ए वेलोसिटी फील्ड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज हाउ मच टोटल वाटर पासेस थ्रू पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब इतना ही है कि जिस भी चीज का फ्लक्स आप निकाल रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना उससे बाहर निकल रहा है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। जो चीज बाहर निकल रही है उसको पॉजिटिव कहेंगे, यदि वही इंटर कर रही है तो उसको हम निगेटिव फ्लक्स कहेंगे। तो पॉजिटिव फ्लक्स यदि बाहर आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से, निगेटिव फ्लक्स यदि क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। कुछ और समझ लेते हैं, जैसे जो फ्लक्स है, जैसे सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो जो फ्लक्स हो गया वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सामने की ओर जा रही हैं, तो सपोज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह हम वेलोसिटी ऑफ वेक्टर मान लें, जो आपका यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, तो इस लिक्विड की वेलोसिटी वेक्टर मान लें, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया v, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड मानी जाती है, जो कि पॉजिटिव होती है। किसी भी सरफेस का जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, वो आपका एरिया वेक्टर होगा और वो पॉजिटिव का होगा। तो इस तरह से सपोज ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन है जो वेक्टर ए कहेंगे, और यहाँ से जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी v है, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास हो रहा है वो कितना हो जाएगा, v इंटू ए। अब क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो इस एरिया वेक्टर और इस लिक्विड की डायरेक्शन पे डिपेंड है, और वो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। अभी इसको हम लोग आगे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से देख लें, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, पीछे सिंपल फ्लक्स की बात करी थी। फ्लक्स का मतलब कोई भी चीज हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वो लिक्विड की वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी फ्लक्स हो जाएगा, वो विंड की वेलोसिटी होगी तो विंड फ्लक्स हो जाएगा। जो भी अमाउंट आपने लिया है, जिसका भी वेलोसिटी वेक्टर या जिसकी भी वेक्टर फील्ड ली है किसी क्रॉस सेक्शन से पास होते हुए, तो जो टोटल अमाउंट आप निकालेंगे वो कहलाएगा फ्लक्स। अब यहाँ पर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये कोई क्रॉस सेक्शन अपना रख दिया, कोई सरफेस रख दिया है। अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट पास हो रहा है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन होता है जो आउटवर्ड होता है, तो सपोज इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अब आप देखिए कि यदि आपका जो ये सरफेस है इसको रोटेट करें तो किस तरह से फ्लक्स आपका चेंज होता है। अभी क्या है, अभी पूरा एरिया आपके सरफेस का यूज हो रहा है फ्लक्स में, यानी मैक्सिमम फ्लक्स आपका पास हो रहा है आपके सरफेस एरिया से। लेकिन ये सरफेस एरिया को रोटेट कर दिया जाए इस तरह से, तो जब आप सरफेस एरिया को रोटेट कर देते हैं, यानी आपका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, यानी जिसका आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हो उसके साथ में कोई एंगल बना रहा है,
यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो देखिएगा यहाँ भी थीटा एंगल ही बनेगा, क्योंकि ये आपका जितना ऊपर से रोटेट करेगा उतना ही ये भी नीचे जाएगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो जितना ये ऊपर एंगल बनेगा उतना ही आपका ये एंगल भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका सरफेस परपेंडिकुलर रखा हुआ है किसी वेक्टर फील्ड के, तो आप देखेंगे उससे मैक्सिमम वेक्टर फील्ड पास हो रही है और आपका जो फ्लक्स का वो मैक्सिमम है कितना है, एरिया इनटू आपका जो वेक्टर फील्ड है, जैसे यहाँ पर ई है। लेकिन जैसे ही एरिया को आप थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हो और वो आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपके वेक्टर फील्ड के साथ में कोई एंगल बना रहा होता है, इस समय जो सरफेस एरिया तो आपका उतना ही है, लेकिन जो इफेक्टिव एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यानी इतने पोर्शन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, बाकी उसके ऊपर वाली निकल जा रही, जो कि पहले इससे पूरी पास हो रही। तो पहले सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको रोटेट कर दिया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही हैं वो इसके कम एरिया से पास हो रही हैं, जबकि सरफेस का एरिया उतना ही है, लेकिन जो इफेक्टिव एरिया हो गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए वो कम हो गया। और वो कितना हो गया, यदि ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप देखिएगा ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस एरिया का जो कंपोनेंट हो गया वो कितना हो गया, ए कॉस थीटा होगा। यदि इसको हम एस कहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप बात समझ गए कि जैसे ही आपका एरिया वेक्टर रोटेट किया, यानी एरिया वेक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाया, तो जो इफेक्टिव एरिया था, जो रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास करने के लिए, वो पहले के कंपैरिजन में अब कम हो गया। और वो कितना हो गया, वो एरिया का कंपोनेंट हो गया। और एरिया का कंपोनेंट कितना हो गया, उसके लिए आपको यहाँ पर थीटा पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन है और ये भी आपकी पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल क्या होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। तो यदि आपका एरिया वेक्टर थीटा एंगल से रोटेट किया है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो आपका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो गया एरिया, ये हो गया एंगल थीटा। तो थीटा के साथ कंपोनेंट कितना होता है, एस कॉस थीटा। यानी अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एस कॉस थीटा इंटू ई। पहले कितना था, एस इंटू ई था, ये पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, तो एस इंटू ई था। अब एरिया के घूम जाने की वजह से जो इफेक्टिव एरिया हो गया वो कितना हो गया, एस कॉस थीटा हो गया। तो इसलिए अब जो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो ई इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कितना एंगल है, इस पर आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा आ रहा है, इसीलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। जैसे पीछे आपका पी ई साइन थीटा था, तो साइन थीटा वर्ड आ रहा था तो पी क्रॉस ई लिख दिया था हम लोगों ने, डायरेक्शन चूज कर ली थी कि पी क्रॉस ई की होगी कि ई क्रॉस पी की होगी, तो हमने पाया कि डायरेक्शन पी क्रॉस ई की होगी। अब यहाँ पे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो ई इंटू एस कॉस थीटा को हम लोग ई डॉट एस की तरह लिख देते हैं, क्योंकि जब भी ए डॉट बी लिखते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, चाहे आप ए बी कॉस थीटा लिखिए चाहे बी ए कॉस थीटा लिखिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जान लिया कि जो किसी का फ्लक्स होता है वो फ्लक्स हमेशा एरिया वेक्टर और उस वेक्टर फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर वेक्टर फील्ड क्या है, ई है, और एरिया वेक्टर क्या है, यानी सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो क्या है, एस। तो सरफेस एरिया एस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो होगा हमेशा ई डॉट एस। इसको ओपन करेंगे तो ई एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ये होगा सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर यानी एस वेक्टर, और ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से हम लोग समझते हैं। कुछ और स्पेशल केस देख लेते हैं, ये कब हमारा फ्लक्स ज्यादा होता है, कब हमारा फ्लक्स कम होता है, उसको देखते हैं। तो जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दी हुई है और ये हमारा कोई सरफेस एरिया है, तो अभी आप देख रहे होंगे सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, यानी एरिया वेक्टर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी थीटा कितना है, 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपकी वेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो थीटा इन दोनों के बीच में कितना है, 0, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस तरह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 वैल्यू 1, तो मैक्सिमम ई एस आ गया आपका, यानी जो फ्लक्स है इस समय
मैक्सिमम पास हो रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हवा समझ लीजिए कि विंड आपकी तरफ ब्लो हो रही है और आप सामने खड़े हैं ऐसे पूरे पैरेलल परपेंडिकुलर टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी आपका जो एरिया वेक्टर है वो वेक्टर फील्ड के सामने है, यानी आप ये खुद है और आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने है। तो आपको मैक्सिमम हवा का थ्रस्ट मिलेगा, आपसे मैक्सिमम हवा टकराएगी और आपको थ्रस्ट मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे ही अपने आप को इंक्लाइन आप कर देते हैं, मूव करते हैं जैसे जैसे, वैसे ही आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जो विंड होगी वो पास होती जाएगी और आपको फ्लक्स कम होगा। इसी तरह से यहाँ पर जब ये पूरे सरफेस पे है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। और फॉर्मूले से भी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। अब यदि इसको हम रोटेट कर देते हैं, सपोज इस तरह से हमने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ की ओर है, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो अब यहाँ पर फ्लक्स कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, यानी ई एस कॉस थीटा में 90 और 0 और इस तरह से। अब जो फ्लक्स आप पास हो रहा है इससे वो 0 आ रहा, यानी जब आपके सामने हवा चल रही है, आप हैंड को ऐसे किए हैं, हवा इस तरफ से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन आप यदि ऐसे कर देंगे तो फ्लक्स आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही इसको घुमा करके ये मिनिमम फ्लक्स हो गया। ये इसको घुमा के अपोजिट डायरेक्शन कर दें अपने एरिया वेक्टर को, तो अब आप देखोगे कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन हो गई वो इस तरफ हो गई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब फ्लक्स cos 80 लिखेंगे -1, यानी फ्लक्स की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी लेकिन अब निगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो पहले फ्लक्स इस तरफ था, आपका एरिया वेक्टर इधर था, तो फ्लक्स ऐसे बाहर निकल रहा था तो पॉजिटिव हो गया, अंदर की ओर आ रहा है तो निगेटिव हो गया। तो ये आपके थीटा पे डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव फ्लक्स होगा या निगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे और देख लेंगे। चलिए चाहे एक चीज और देख लेते हैं, एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी को देखते हुए कि जैसे कोई सरफेस हो, उस सरफेस को जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम पीछे ही आपको बता चुके हैं। अब जैसे कोई कर्व सरफेस हो तो कर्व सरफेस पे कैसे एरिया लेंगे, क्योंकि इसमें तो एरिया वेक्टर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। जो प्लेन सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो तो हर जगह परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आउटवर्ड होगा, लेकिन जो कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर जगह अलग अलग होती है। इसलिए जब भी कभी कर्व सरफेस की बात आएगी तो हम किसी स्मॉल एलिमेंट को चूज करेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया और ये कोई स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया है, पूरे सरफेस एरिया का कोई छोटा सा एरिया, और उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस एरिया लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया लेंगे उसका सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया पर जो प्लेन नहीं है उसमें एरिया वेक्टर हर जगह अलग अलग डायरेक्शन होगी, लेकिन कहीं पर भी जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो और इसको देखते हैं। तो जो आपका एरिया वेक्टर है यदि इसको लिखें तो एरिया की वैल्यू और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ उस एरिया की वैल्यू लिखी हुई है। और एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर, इसलिए ए कैप से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इस तरह से कहीं भी आपको एरिया वेक्टर का लिखना है तो उसकी वैल्यू और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज कोई आपका सरफेस है, कर्व सरफेस, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इस कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। पीछे यदि प्लेन सरफेस था और इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी तो ई डॉट ए कर दिया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, और उसको ओपन करेंगे तो क्या आता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। लेकिन वहां पर जो ए था वो पूरा पूरा एक जैसा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पार्ट में एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा जब भी जो भी होगा। लेकिन यहाँ तो कर्व डायरेक्शन में है तो एक ही समय पे कहीं पर एरिया वेक्टर इस तरफ है, कहीं पर एरिया वेक्टर इधर है, कहीं पर एरिया वेक्टर इधर है। तो इसलिए वो जो फॉर्मूला है वो पूरे सरफेस के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म है, और साथ साथ में हमारा सरफेस एरिया में
कर्व्ड है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पूरे फॉर्मूले पे अप्लाई, पूरे सरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस एरिया जो वेक्टर है वो ई के साथ एक ही समय पे अलग अलग एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जो ऊपर हम लोगों ने किया था, उस छोटे से एलिमेंट को ds कहेंगे। उस ds में उसका एरिया वेक्टर देखेंगे किस तरफ है, ठीक है, सपोज इस तरफ है, उसमें उसका एंगल कितना बन रहा है, तो उस एंगल के साथ में इस एरिया वेक्टर के साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स निकालेंगे वो इस जगह से पास होने वाला फ्लक्स आएगा। किस जगह से, केवल इस जगह से, यानी एरिया वेक्टर ds ले लिया तो जो फ्लक्स हो गया उस एलिमेंट से वो कितना हो गया, ई ds cos थीटा। थीटा क्या होगा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, तो थीटा इनके बीच का एंगल हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, वो होगा ई ds cos थीटा। फॉर्मूला वही लगाया, ई डॉट एस, एस की जगह क्या लिख दिया, ई डॉट ds, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया को नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उस स्मॉल सेक्शन को ही ले रहे हैं। अब टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फिर इस जैसे जितने भी फ्लक्स होंगे उन सबका हम सम कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स निकल आएगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस विल बी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई, यानी जो छोटा एलिमेंट से जो छोटा फ्लक्स है उस जैसे पूरे फ्लक्स का यदि हम इंटीग्रल करेंगे तो आपको इस तरह से टोटल सरफेस एरिया का पास होने वाला फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे में आगे मूव करेंगे, गॉस लॉ को स्टडी करेंगे और गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ अपने एग्जांपल्स और उनके एप्लीकेशंस को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।